वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू इंडियन साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को पार्ट 9 मॉडर्न फिजिक्स बताने जा रहा हूं। और इससे पहले वीडियो में पार्ट 8 में आपको मैं बोर का मॉडल में समझाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो आपसे विनती है कि कृपया कर उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ आया कहाँ से है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उस पार्ट 8 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो पहले उसको जा कर के देखें आप, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपको मैं यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना कक्षा के अनुसार, ठीक है, अपने सेल के अनुसार उसके पास अलग अलग ऊर्जा होता है। ठीक है, ये मैं बताया था। ऊर्जा का मान भी बताया था कि पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद दूसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास ऊर्जा का मान जो होता है -3.4 होता है। उसके बाद तीसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास जो ऊर्जा रहता है उसके पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। और चौथा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रहता है। तो उसी को सोल्व करने के लिए बोर ने क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में, या पहला कक्षा से तीसरा कक्षा में, या पहला कक्षा से चौथा कक्षा में पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के निम्न कक्षा या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। और वहां पे क्या होता है कि उस इलेक्ट्रॉन को अपने आप में इनस्टेबिलिटी, मतलब अस्थायित्व महसूस होता है। वहां पे वो अस्थाई में नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पुनः वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पुनः उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो जिस समय इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वहां पे ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और ऊर्जा उत्सर्जित करके वो तरंग को क्या करता है, अपने चारों तरफ वो निकालता है। तो आज मैं उसी चीज को बताने जा रहा हूं कि बोर का परमाणु या बोर का परमाणु हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग वेवलेंथ तरंग का मान निकालेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निकालने जा रहे हैं, बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग निकालने जा रहे हैं तरंग दैर्घ्य का मान। ठीक है, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ का मान निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं वेवलेंथ का मान निकालता हूं। तो वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चारों तरफ ये इस प्रकार से चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसका अगर ऊर्जा का अंतर निकालें तो डेल ई बराबर, मतलब ऊर्जा का अंतर, तो E2 - E1, यही तो निकालते हैं। ऊर्जा का अंतर E2 - E1। इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जा रहा है तो उसका ऊर्जा का कितना अंतर है, तो E2 - E1। इसी तरीके से हम ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन N1 कक्षा से N2 कक्षा में जा रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, En2 - En1, ऊर्जा का अंतर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन N1
कक्षा से N2 कक्षा में जा रहा है तो उस समय कितना ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो डेल E बराबर EN2 और माइनस EN1। तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल E बराबर EN2 माइनस 13.6 गुने जेड स्क्वायर और बाई N2 स्क्वायर। ये ऊर्जा स्तर है कौन से कक्षा का? N2 कक्षा का। तो माइनस 13.6 ऊर्जा का मान निकाले थे। संपूर्ण ऊर्जा हम निकाले थे इससे पहले वीडियो में, संपूर्ण ऊर्जा का मान निकाले थे। टोटल एनर्जी का मान निकाले थे माइनस 13.6 गुने जेड स्क्वायर और बाई एन स्क्वायर। तो उसी चीज को हम दूसरा कक्षा में लिखे हैं माइनस 13.6 गुने जेड स्क्वायर और बाई एन स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये चीज इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये N2 के लिए आ गया। N1 के लिए क्या लिखेंगे? माइनस इसका और इसका माइनस 13.6 गुने जेड स्क्वायर और बाई N1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा डेल E बराबर माइनस 13.6 गुने जेड स्क्वायर और बाई N2 का स्क्वायर। और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 13.6 गुने जेड स्क्वायर और बाई N1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसमें कॉमन जो भी आएगा उसको कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है? तो इसमें जो कॉमन आ रहा है डेल ई बराबर इसमें कॉमन क्या आ रहा है? माइनस 13.6 और गुने जेड स्क्वायर। तो माइनस 13.6 गुने जेड स्क्वायर ये कॉमन आ गया। तो बचेगा क्या? 1 बाई N1 स्क्वायर और माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ये बचेगा क्योंकि ये प्लस में, प्लस वाला पहले लिख दिए और माइनस वाला बाद में लिखे। ठीक है, माइनस 13.6, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये 13.6 गुने जेड स्क्वायर ये कॉमन ले लिए और बाई 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। देखिए क्या किए, फिर से बता रहे हैं। 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन लिए तो इसमें 13.6 जेड स्क्वायर बाहर जाएगा तो इसमें बचेगा क्या? 1 बाई N1 स्क्वायर और इसमें बचेगा क्या? माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। तो डेल ई बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर ये बचा। और हम लोग जानते हैं कि डेल ई बराबर होता है HC बाई लेमडा। HC बाई लेमडा बराबर 13.6 गुने जेड स्क्वायर और बाई 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। हम लोग बोर का मॉडल जो इससे पहले हम वीडियो में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है और उच्च ऊर्जा में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने आप को अस्थायी कंडीशन में आ जाता है। तो फिर से अस्थायी कंडीशन में लाने के लिए वो ऊर्जा को अपने से क्या करता है? मुक्त करता है। मतलब ऊर्जा को अपने से वो निकालता है, उत्सर्जित करता है ऊर्जा को उत्सर्जित करने के बाद वो फिर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो अपने को ऊर्जा उत्सर्जित करता है, अपने से ऊर्जा वो निकालता है और ऊर्जा जो निकालता है वो तरंग के रूप में निकालता है। क्लियर है बात? तो हम उसी का मान निकालने जा रहे हैं, तरंग का मान, तरंगदैर्घ्य का मान, वेवलेंथ का मान। तो हम लोग मान कर चले कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो N1 कक्षा से N2 कक्षा में गया तो उसका ऊर्जा का अंतर क्या आ जाएगा?
ऊर्जा का अंतर N2 में जा रहा है, मतलब ये फाइनल क्या है N2 और इनिशियल क्या है N1, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और ऊर्जा का हम लोग जानते हैं, इससे पहले के पहले वीडियो में पार्ट 7 में आपको संपूर्ण ऊर्जा का मान निकाले थे -13.6 गुने Z² बाई N²। तो यहाँ N2 कक्षा में गया तो N2 का स्क्वायर, ये इसका माइनस है और फिर इसका -13.6 गुने Z² बाई N1 का स्क्वायर। तो -13.6 गुने Z² बाई N2 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 13.6 गुने Z² बाई N1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि Z² 13.6 Z² कॉमन ले लिए, तो ये बचा 1/N1² माइनस 1/N2²। तो डेल ई बराबर 13.6 Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। डेल ई बराबर होता है HC बाई लेमडा बराबर 13.6 गुने Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। जल्दी से इसको आप नोट करें। मैं इसका फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। अब यहां पे इसको आगे मैं सोल्व करता हूं, आगे मैं इसको सोल्व करता हूं। तो ये आ जाएगा 1/λ, ठीक है। अब ये HC किधर आ जाएगा भाग में, तो इसको हम लिखेंगे क्या 13.6 गुने Z² और बाई क्या HC नीचे चल जाएगा HC इंटू 1/N1 का स्क्वायर और माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब 1/λ यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ये जो H है, ये H का मान होता है 6.64 गुने 10⁻⁻34। C होता है प्रकाश का वेग, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 13.6 ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है नंबर, तो ये तीनों कांस्टेंट मिल करके एक नया कांस्टेंट आता है R Z² 1/N1 का स्क्वायर और माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये बना फॉर्मूला। इस R को बोलते हैं हम लोग रेगवर्ग कांस्टेंट, रेगवर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे क्या होता है, ध्यान से समझना है, इस रेगवर्ग कांस्टेंट का मान याद रखना है, ठीक है। R का मान याद नहीं रखना है, R का मान आगे कोई काम में नहीं देगा। यहां पे मान जो याद रखना है 1/R रेगवर्ग कांस्टेंट का मान होगा 911 होता है, 911, ठीक है। तो 1/R का मान याद रखना है 911, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है 1/λ बराबर RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। इसी फॉर्मूला से आपको तरंग का मान आएगा, ठीक है। तरंग का मान, तरंग दैर्घ्य का मान इसी फॉर्मूला से। यहां पे एक एक चीज समझते हैं। λ जो होता है तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, क्लियर। R जो होता है रेगवर्ग कांस्टेंट लिखे हुए हैं। Z जो होता है प्रोटॉन की संख्या, क्लियर। N1 जिस कक्षा में हम लोगों को जाना है, समझ में आया बात। N1 का मतलब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, मतलब N1 जो है निम्न ऊर्जा स्तर और N2 जो है उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो इसको नोट करें, एक दो ऐसे ही क्वेश्चन बता देते हैं आपको ताकि इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखें। तो अभी जो भी बताए हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट केवल और केवल ये फॉर्मूला है, ठीक है। VBI
इसी से बहुत सारा चीज लाने वाले, बहुत सारा चीज आएगा, ठीक है। तो 1/λ बराबर RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। क्या आया, किस प्रकार आया, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। और 1/R का मान 911। क्लियर? तो इसको मिटा देते हैं। अब इस फॉर्मूला को हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे उसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका, मतलब तरंग के मान निकालने का तरीका हम बताते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना है इसको। जैसे मान लिया जाए कि ये है प्रोटॉन, यहां पे है इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में, इस प्रकार ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, मतलब पहला से दूसरा में गया, और पुनः वो दूसरा से पहला में आ जाएगा। तो यहाँ पे निम्न ऊर्जा स्तर मतलब कौन सा, N1 का मान कौन सा है, तो N1 का मान इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा से पुनः किस में आ रहा है, पहला कक्षा में। तो इसमें निम्न ऊर्जा स्तर, तो निम्न ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन का क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर में कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या। तो N1 कौन सा कक्षा में था, N1 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। N2 का मान क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर, तो N2 का मान क्या हो जाएगा 2। मतलब इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में गया, वहां इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित किया था, पुनः इलेक्ट्रॉन क्या किया, वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आना था, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया कि ऊर्जा को उत्सर्जित किया। तो निम्न ऊर्जा स्तर में कक्षों की संख्या कितना हो गया, N1 बराबर 1, क्योंकि इसको आना किसमें, निम्न ऊर्जा स्तर में। कहां से आना है, 2 से, तो उच्च ऊर्जा स्तर में कक्षों की संख्या N2 बराबर 2। तो 1/λ बराबर फॉर्मूला बताए थे RZ² बाई 1/N1² माइनस 1/N2²। क्लियर है? तो 1/λ ये जो भी रहता है सब हाइड्रोजन के लिए, हम बताए थे बोर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन के लिए होता है। तो Z का मान कितना होगा हाइड्रोजन के केस में, 1 का स्क्वायर। अरे हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/N1 कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 1/λ बराबर R, और ये बनेगा 1/1 माइनस 1/4। इसको इधर सोल्व कर रहे हैं, तो 1/λ बराबर R, इसका एलसीएम कितना होगा 4। इसमें किस चीज का कमी है 4 का, इसमें किस चीज का कमी है 1 का। तो 1/λ बराबर R गुने 3/4, तो लेमडा बराबर 4/3 गुने 1/R। तो 4/3 गुने 1/R का मान हम इसलिए बोले थे कि 911 रट करके रखना है, तो 911। तो ये कटेगा कितना से, 3 तिया 9 और लगभग 3 चौक 12, 304। तो इसको करेंगे 4 चक 16, 1 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 1 सॉरी 4 चक 16, 1 आ गया, 4 तिया 12, तो 1216 इस वेवलेंथ का एंगस्ट्रम, इस वेव का, इस तरंग का मान आया। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर से, मतलब दूसरा कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर पहला कक्षा में आ रहा है ना, तो उसका तरंग का मान कितना आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आया? इसी तरीके से एक और आपको बता देते हैं, ठीक है, एक और बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब तीसरा कक्षा से दूसरा कक्षा में आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा से दूसरा कक्षा में आ रहा है, तो दूसरा कक्षा में आ रहा है मतलब N1 बराबर 2, और तीसरा कक्षा से आ रहा है तो N2 बराबर 3। तो 1/λ बराबर RZ², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो 1/λ बराबर R, हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 का स्क्वायर, 1/N1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर,
-1/3 का स्क्वायर, तो 1/λ बराबर r, इसको एलसीएम लेंगे तो 4 -1/9, इसको इधर सोल्व कर रहे हैं तो 1/λ बराबर r, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 36। इसमें किस चीज का कमी है 36, इसमें किस चीज का कमी है 9 की, इसमें किस चीज का कमी है 4 की, तो 1/λ बराबर r गुने 5/36, तो लेमडा बराबर 36/5 और गुने 1/r, तो लेमडा बराबर 36/5 और 1/r का मान 211। इसको गुणा कर दें आप, जितना भी आएगा वो तरंगदैर्घ्य का मान आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है कि इलेक्ट्रॉन पांचवा कक्षा से पहला कक्षा में आ रहा है, तो पांचवा कक्षा से जब पहला कक्षा में आएगा तो n2 का मान 5, और पहला कक्षा में आ रहा है तो n1 का मान 1, इस प्रकार से रखेंगे हम लोग और तरंगदैर्घ्य का मान निकालेंगे। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम आगे आपको बताने जा रहे हैं लाइमन श्रेणी क्या होता है। लाइमन श्रेणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एक साल इसका तरंग का मान पूछता है, कौन सा दृश्य होता है, कौन सा दृश्य तरंग होता है, कौन सा पराबैंगनी तरंग होता है, सब क्वेश्चन आता है, 12th क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ये सभी बताने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सभी में आपको लेमडा का मान निकाल करके बताएंगे और कौन से लेमडा के मान में दृश्य श्रेणी मतलब दिखाई देता है, वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ नहीं दिखाई देता है, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।